हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम और आज क्लास 11th के लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सा लेकर के आई हूं। बच्चों, क्लास 11th में आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, किस चैप्टर से क्या पढ़ लें, कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो देखो, ऐसे तो जितना भी बिजनेस स्टडी का सिलेबस है आप लोगों का क्लास 11th में, सब कुछ बहुत बेटा देखो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि यह आपका बेस है ना। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कॉमर्स की पढ़ाई को। तो यदि बेस आपका मजबूत हो गया और आप अच्छे से पढ़ लिए तो आगे आपको बड़ी आसानी होगी आगे की क्लासेस में पढ़ने के लिए। तो आज मैं कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकर के आई हूँ क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज से, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसे जानें। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जिसके बारे में अक्सर बच्चे रट लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। और ये चीज़ें यदि आपको समझ में आ गई तो बिजनेस की जो आपकी जर्नी होगी ना, वो बहुत आसान सी हो जाएगी। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए वही सारे कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज मैं 10 कॉन्सेप्ट्स बेटा आपको बताऊंगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिजनेस के, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ठीक है, बहुत ही आधारभूत कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लास 11th में जरूर पता होना चाहिए। हमारा बेस है, ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ही चाहिए। आइए देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कि कह सकते हैं कि अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को तो आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि मुंह जबानी याद होनी चाहिए। और वह है क्या? व्यवसाय क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैम बिजनेस का मतलब है कि कुछ हम लोग कुछ कर रहे हैं, कहीं व्यस्त हैं, कुछ आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये एक प्रकार का प्रोफेशन हो गया है। तो बहुत सारे शब्द बच्चे बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग बिजनेस या व्यवसाय की क्या होती है? तो देखो बेटा, व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब हो गया कि जिसमें धन की प्राप्ति हो रही है या धन का समावेश है। आर्थिक क्रिया है जहां पर धन इन्वॉल्व है या मौजूद है। इसमें होता क्या है? इसमें देखो बेटा, उत्पादन और क्रय विक्रय वस्तुओं और सेवाओं का किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह यदि वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करे, क्रय विक्रय जिसे कि व्यापार भी कहा जाता है, क्रय विक्रय और उत्पादन यानी प्रोडक्शन का कार्य हो। ठीक है, क्रय विक्रय और उत्पादन कार्य किया जाए, कार्य होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बिजनेस या व्यवसाय कहेंगे, जिसमें किसी वस्तु या किसी सेवा का निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर कोई वस्तु और सेवा जो बन करके तैयार हो गई है उसको बेचा और खरीदा जा रहा है। क्रय विक्रय यानी ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें क्या होता है। इसके अलावा इसमें यह होता है कि ये जो वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय हो रहा है या उत्पादन जो हो रहा है, वो निरंतर आधार पर हो रहा है। मतलब एक बार आपने कोई वस्तु खरीदी कहीं से और उसके बाद दूसरी बार उसको उसी वस्तु को कहीं बेच दिया कुछ मूल्य अधिक रख करके, सिर्फ एक बार ऐसा आपने किया, तो यहां पर आपने कोई व्यवसाय या व्यापार नहीं किया है। अतः निरंतर आधार पर यह क्रिया होनी चाहिए। निरंतर आधार इसमें जरूर होना चाहिए। बार बार आप प्रोडक्शन कर रहे हो एक ही वस्तु का, एक ही उत्पाद का, या एक ही वस्तु या सेवा को आप बार बार बेच रहे हैं या कहीं से खरीद रहे हैं, और उसके लिए आप कुछ ना कुछ क्या कमा रहे हैं, कुछ लाभ अर्जित करना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य होता है व्यवसाय का लाभ अर्जित करना।
मतलब कुछ बढ़े हुए मूल्य पर वस्तु को यदि बेचा जा रहा है तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ कुछ व्यवसाय या बिजनेस किया गया है। आपने कोई वस्तु 10 रुपए में बनाई है और उसे आप 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, लाभ अर्जित कर रहे हैं 2 रुपया का, और यहाँ पर व्यवसाय हुआ। इसके अलावा देखो बेटा, जब व्यवसाय की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में हमेशा क्या होता है, जोखिम निहित होता है, रिस्क हमेशा पाया जाता है, क्योंकि बिजनेस में या व्यवसाय में जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं वह भविष्य में लाभ अर्जित करेंगी, और भविष्य क्या है, अनिश्चित है। लाभ की जगह हो सकता है हानि हो जाए, या मांग में कमी हो जाए, या वस्तु जो है जो बनकर तैयार हुई है वह बिके ना। तो इस प्रकार की अनिश्चितताएं हमेशा भविष्य में बनी रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस या व्यवसाय में क्या होता है, जोखिम निहित होता है, जोखिम निहित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवसाय क्या है भाई, व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और क्रय विक्रय किया जाता है, वह भी निरंतर आधार पर किया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है एवं इसमें जोखिम निहित होता है। तो यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जब कोई पूछे कि व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, यह भी आपको बहुत जरूरी बेसिक टर्म है, बिजनेस के अंदर आता है बेटा, उद्योग। उद्योग को बहुत से लोग कहते हैं कि मैम उद्योग का मतलब कारखाना से है, मैम उद्योग का मतलब उस स्थान से है जहां पर कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है, आप सबकी बात सही है, लेकिन इसको ऐसे तो लिखोगे नहीं। उद्योग या इंडस्ट्री वह, कह सकते हैं कि उद्योग और इंडस्ट्री वह आर्थिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। अतः वह आर्थिक क्रिया, वह आर्थिक क्रिया जिसमें जिसमें किसी वस्तु या उत्पाद का उत्पादन या निर्माण किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें किसी वस्तु का भी निर्माण हो सकता है या किसी वस्तु और सेवा का भी उत्पादन या निर्माण किया जा सकता है। उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, सेवा उद्योग। ये प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो वस्तु उत्पादित की जा रही है उसकी प्रकृति के आधार पर उद्योग को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, यहां पर आता है एक और कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी को अक्सर लोग कहते हैं मैम कंपनी का मतलब बिजनेस, व्यवसाय, हम व्यवसाय करेंगे तो हमें कंपनी खोलनी होगी। बिल्कुल, व्यवसाय करने का एक रूप या तरीका होता है कंपनी, लेकिन कंपनी बेटा एक बहुत ही बड़ा शब्द है। कंपनी एक व्यवसाय का वह अंग या वह प्रकार होता है व्यवसाय करने का जो कि बड़े पैमाने पर, जहां पर उत्पादन कार्य किया जा रहा हो, बड़ी मात्रा में पूंजी लगी हो, वहां हम कहते हैं कि व्यवसाय हम कंपनी के फॉर्म में कर रहे हैं। कंपनी को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखो, कंपनी क्या है, एक लोगों का समूह है जो कि सामान्य उद्देश्य से या किसी एक उद्देश्य जैसे लाभ अर्जित करने से एक साथ होते हैं और किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। कंपनी जो होती है बेटा, उसका अपना एक वैधानिक अस्तित्व होता है। तो कंपनी को कैसे लिखोगे? कंपनी को ऐसे समझो, कंपनी क्या है, लोगों का समामेलित यानी इनकॉर्पोरेटेड, समामेलित, लोगों का समामेलित संस्था है, लोगों की समामेलित संस्था है। ठीक है, जिसका सामान्य उद्देश्य होता है, जिसका सामान्य यानी एक कॉमन गोल होता है सभी लोगों का, तब मिलकर के सब लोग एक संस्था बनाते हैं, रजिस्टर्ड संस्था बनाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बनाते हैं,
जिनका सामान्य उद्देश्य होता है एवं कंपनी क्या है बेटा, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह कार्य करती है। तो कंपनी क्या होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है और इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, मतलब इसके मेंबर से अलग होता है बेटा। यह वैधानिक अस्तित्व का मतलब हो गया कि कंपनी को क्या मिल गया है, कंपनी को एक प्रकार से खुद का नाम है। कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, संपत्ति क्रय कर सकती है। कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, मुकदमा कर सकती है, कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है। बस कंपनी हम जैसी नहीं है, अतः यह कृत्रिम है। हम जैसी क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी सांस नहीं लेती, कंपनी बोलती नहीं है, कंपनी चलती नहीं है, लेकिन कंपनी का भी एक सार्व मुद्रा होता है जो कि सिग्नेचर होता है कंपनी का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी एक कॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड बॉडी संस्था की तरह कार्य करती है। कंपनी अपने नाम से कारोबार करती है, अपने नाम से व्यवसाय को चलाती है। ठीक है, अतः बिल्कुल इसका वैधानिक अस्तित्व होता है और पृथक अस्तित्व होता है, यानी इसके मेंबर आए जाएं या उनकी मृत्यु हो जाए या वो छोड़कर चले जाएं, फिर भी कंपनी क्या है, चलती रहती है। अतः शाश्वत अस्तित्व होता है कंपनी का, शाश्वत अस्तित्व होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, एक स्थायी अस्तित्व है। स्थायी अस्तित्व पाया जाता है, होता है। मेंबर के आने और जाने से कंपनी के पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कंपनी लगातार तब तक चलती रहती है जब तक विधान के द्वारा, लॉ के द्वारा इसका अंत न कर दिया जाए, तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें तो ध्यान में रखनी होगी कि कंपनी क्या है, लोगों का समामेलित संस्था है। जिन लोगों का एक सामान्य उद्देश्य होता है लाभ को अर्जित करना, वो मिलकर के कंपनी की स्थापना करते हैं। कंपनी खुद के नाम से व्यापार करती है, अतः इसका क्या है, कृत्रिम वैधानिक अस्तित्व होता है और पृथक अस्तित्व होता है। इसके मेंबर के आने जाने से कंपनी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शाश्वत तरीके से, लंबे तरीके से यह कंपनी चलती रहती है। और कंपनी क्या है बेटा, कंपनी का स्थायी अस्तित्व तो हमने पहले ही बता दिया, पृथक वैधानिक अस्तित्व भी बता दिया, और कृत्रिम व्यक्ति की तरह कंपनी कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, यहां पर आता है कंपनी से ही संबंधित एक टर्म आता है बेटा, इसे हम कहते हैं, ये कंपनी की विशेषता होती है। कंपनी की विशेषता क्या होती है भाई, कंपनी की एक विशेषता है कि कंपनी का क्या है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार। इसका मतलब क्या हुआ भाई, परपेचुअल सक्सेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। अविच्छिन्न उत्तराधिकार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी को इन लोगों ने बनाया था, ये कंपनी के क्या थे, संचालक मंडल लोग थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जिन्होंने किसी कंपनी का निर्माण किया था। ठीक है, इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक कंपनी की स्थापना की थी, जिसमें से क्या हुआ, इस व्यक्ति ने अपने शेयर्स को बेच दिया, अपने अंशों को बेच करके ये कंपनी को छोड़ करके चले गए, अंशों को बेच दिया और छोड़ करके चले गए। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, इन तीनों ने कंपनी का निर्माण किया था, ए ने, बी ने और सी ने, जबकि बी क्या है, बी अपने अंशों को बेच करके कंपनी से अलग होकर के चले गए हैं। ऐसे में क्या कंपनी पर कोई प्रभाव पड़ेगा बी के जाने से? बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, संचालक मंडल हैं, कंपनी के प्रवर्तक में से एक थे, जिन्होंने कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन कुछ समय के बाद बी कंपनी को छोड़ करके चले गए, अपने अंशों को बेच दिया उन्होंने। ठीक है, फिर भी कंपनी पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी एक स्थायी अस्तित्व रखती है और अविच्छिन्न उत्तराधिकार रखती है, मतलब कंपनी चलती रहती है। मेंबर के आने जाने, उनकी मृत्यु या उनके अंशों को बेचने का कंपनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं अविच्छिन्न उत्तराधिकार या परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट आता है प्रतिधारित आय का, या रिटेन्ड अर्निंग जिसे कहते हैं, रिटेन्ड
अर्निंग। ये क्या है भाई? रिटेन अर्निंग क्या होती है? जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, री वर्ड यूज हुआ है इसमें। री का मतलब हो गया पुनः, ठीक है। प्रतिधारित का मतलब हो गया कि यदि कंपनी अपने लाभों में से लाभ का कुछ भाग व्यवसाय में संचित करके अलग से कोष और संचय बना करके रख देती है तो उसे कहते हैं प्रतिधारित आय। लाभ का पुनर्विनियोग हो रहा है व्यवसाय में, और इस लाभ का प्रयोग कब करेगी बिजनेस या कंपनी? जब कोई विकास या विस्तार करना हो, या कंपनी को जब मुद्रा या कोष की जरूरत हो, उस वक्त कंपनी क्या करेगी? इसी पुनर्विनियोग वाले लाभ, जिसे प्रतिधारित आय या संचित आय भी बोलते हैं, संचित आय भी कहते हैं, इसका प्रयोग विकास और विस्तार के लिए कंपनी वित्त के स्रोत के रूप में करती है। और ये आंतरिक वित्त का स्रोत कहा जाता है क्योंकि व्यवसाय के अंदर ही लाभों में से ही इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। लाभ को लाभांश के रूप में पूरा वितरित ना करके कंपनी लाभ का कुछ भाग अपने ही व्यवसाय में संचित करके रख देती है, और इस संचित आय का प्रयोग व्यवसाय में बाकी आने वाले समय में विस्तार और विकास या वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे प्रतिधारित आय कहा जाता है, या रिटेन्ड अर्निंग, या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लाभों का पुनर्विनियोग व्यवसाय में ही, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी वित्त का एक स्रोत होता है, सबसे सस्ता स्रोत होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज या लाभांश कंपनी को भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। ये आंतरिक स्रोत है क्योंकि व्यवसाय के अंदर ही उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो आपको 11th क्लास में जानना चाहिए, ये है वित्त का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत। वित्त का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत। देखो बेटा, जीडीआर जिसे कहते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, ठीक है। वित्त का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है यह। यदि कोई कंपनी, ठीक है, उसे विदेशी पूंजी चाहिए तो ऐसी कंपनी क्या कर सकती है? विदेशी स्टॉक मार्केट में जीडीआर को निर्गमित करके, इशू करके, जारी करके वित्त प्राप्त कर सकती है, ठीक है, या विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकती है। अतः जीडीआर एक प्रकार का कह सकते हैं अंश की तरह ही एक प्रपत्र होता है जिसे विदेशी कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार में, या विदेशी स्टॉक मार्केट में विदेशी डिपॉजिटरी बैंक की सहायता से इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। और जो लोग जीडीआर खरीदते हैं वह विदेशी पूंजी एक प्रकार से निवेशित करते हैं जीडीआर में, और कंपनी को विदेशी पूंजी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो जीडीआर अमेरिकन डॉलर्स में इशूड किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए जारी किए जाते हैं। यूरोप में या अमेरिका में जीडीआर बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वित्त का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, और विदेशी कैपिटल मार्केट में कंपनियों के द्वारा इशू किया जाता है जीडीआर। जीडीआर धारक को, जो जीडीआर परचेस करते हैं, उन्हें अंशधारी नहीं कहते हैं। जीडीआर अंश की तरह नहीं है बेटा। जीडीआर धारी को वोटिंग राइट नहीं होता है जैसा कि अंशधारी को होता है, ठीक है। सिर्फ जीडीआर जो लोग परचेस करते हैं वह क्या प्राप्त करते हैं? वह एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करते हैं जो कंपनी उन्हें देती है। कुछ समय के बाद यदि वो चाहें तो जीडीआर को कन्वर्ट कर सकते हैं अंशों में, ठीक है। तो विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए जीडीआर इशू किए जाते हैं कंपनियों के द्वारा विदेशी पूंजी बाजारों में, और विदेशी डिपॉजिटरी बैंकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट को हम लोग बौद्धिक संपदा भी बोलते हैं। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। यदि किसी आइडिया, किसी विचार, किसी डिजाइन, किसी सृजन क्षमता से जुड़ा हुआ
कोई अगर संपत्ति है, संपदा है, तो उसे बौद्धिक संपदा बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही एक कॉपीराइट आता है बेटा। तो कॉपीराइट क्या होता है? इसका अभिप्राय एक सृजक को साहित्यिक व कलात्मक सृजनों पर प्राप्त अधिकार से है। बेटा यदि मान लो किसी ने कहानी लिखी है, कहानी क्या है हो गई? कहानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सृजन क्षमता से संबंधित एक संपदा हो गई, किसी की कहानी, किसी का आइडिया, किसी का विचार, ठीक है। अब इस विचार, इस आइडिया पर उसी व्यक्ति का हक या अधिकार बनता है जिसने इसका आविष्कार किया है, जिसने इस कह सकते हैं कला का या इस रचना का आविष्कार किया है, उसने लिखा है इस कहानी को, अतः उसका कॉपीराइट अधिकार बनता है। कोई उसकी कहानी का प्रयोग बिना उसके अधिकार किए, बिना उसकी सहमति के नहीं कर सकता है। तो विधान के द्वारा कॉपीराइट उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसने अपनी कल्पना से अपनी कलात्मक सृजन किया हो, अपनी कोई साहित्यिक रचना की हो, कुछ लिखा हो, कुछ बनाया हो, कोई पेंटिंग बनाई हो, कोई मूवी बनाई हो, तो उसकी कॉपीराइट वहां पर होगी, ठीक है। तो यह बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आता है, किसी रचना से संबंधित होता है, साहित्यिक सृजन से संबंधित होता है। इसके बाद इसी में एक बौद्धिक संपदा जो दूसरी होती है, कॉन्सेप्ट नंबर 8 है आपका पेटेंट। पेटेंट क्या होता है बेटा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट क्या होता है, इसमें किसी आप रचना कर रहे हैं, किसी साहित्यिक रचना कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसका पर कॉपीराइट आ गया आपका। इसके अलावा यदि आपने कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया, कोई उत्पादन कार्य किया है और वो कोई नया नवीन आविष्कार किया है, तो वहां पर आपका एक अधिकार बनता है पेटेंट का। मतलब उस विधि का आपने आविष्कार किया है, अतः वह विधि आपके पेटेंट अधिकार के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो वह तकनीक या वह विधि जिसको पहली बार नवीन आविष्कारों की श्रेणी में रखा जाए, जिसमें कुछ नव प्रवर्तन किया गया हो, उस पर उस आविष्कारक का पेटेंट अधिकार बनता है। तो इसका अभिप्राय एक सृजक को एक नए उपयोगी और अस्वाभाविक उत्पाद अथवा प्रोसेस यानी विधि की उत्पत्ति के लिए फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अधिकार से है। जैसे मान लो कोका कोला, अब कोका कोला कैसे बनता है, इसको किसी ने आविष्कार किया होगा, तो उसका पेटेंट बनता है। अब यहाँ पर अगर आपने पेटेंट लिया है, अधिकार लिया है, तब तो आप कोका कोला प्रोडक्शन वाली जो विधि है उसका प्रयोग करके कार्य करेंगे। अगर उस कंपनी ने अधिकार नहीं दिया है तो फिर आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पेटेंट अधिकार आपके पास नहीं है, उस आविष्कारक के पास है जिसने इसका निर्माण किया है। अतः उससे आपको पहले अधिकार लेना पड़ेगा, फिर आप जाकर के वह कार्य कर सकते हैं, उस प्रोसेस का प्रयोग करके उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 9 जो है वह भी बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ही संबंधित है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे कि मैं नाम ले रही हूँ विप्रो कंपनी, ठीक है, मान लो मैंने लिया पेप्सी का नाम मैंने लिया, ठीक है, एप्पल फोन का नाम लिया, एप्पल कंपनी का नाम लिया, तो ये सब क्या है? ये सब मैंने कुछ कंपनियों के नाम पुकारे हैं, इसे कहते हैं ब्रांड नेम। यदि इसी ब्रांड नेम को विधान के द्वारा, लॉ के द्वारा सुरक्षित कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, यानी इस कंपनी का नाम कोई अन्य कंपनी प्रयोग नहीं कर सकती है, जो एक कंपनी प्रयोग कर रही उस चिन्ह, उस डिजाइन का प्रयोग दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है, तो वह क्या हो गया? वह कंपनी का ट्रेडमार्क हो गया। तो ट्रेडमार्क वह ब्रांड, वह प्रतीक, वह चिन्ह होते हैं जिसका प्रयोग दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है बिना अनुमति के, उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है, ठीक है। तो इसका अभिप्राय सृजक को प्राप्त उस अधिकार से है जिसके अंतर्गत उसकी सुरक्षित पहचान हो जाती है, का कोई अन्य व्यक्ति अथवा व्यवसाय प्रयोग ना कर सके। जैसे यहाँ पर बहुत सारे आपको ट्रेडमार्क दिख रहे हैं, जैसे मैकडी जो होती है उसका ये ट्रेडमार्क है, ये चिन्ह है। इसी प्रकार जो पेप्सी होती है वो एक बॉल दिखता है हम लोगों को रेड और ब्लू कलर का, ये चिन्ह होता है जो कि पेप्सी की बॉटल्स में या पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट्स में यूज किया जा रहा है। इसी के अलावा गूगल का जो साइन होता है वो इस प्रकार का है, जो आपका एडिडास होता है उसका यहाँ पर इस तरह का साइन होता है, चिन्ह होता है। इसे दूसरी कंपनी प्रयोग नहीं कर सकती है क्योंकि
इनका जो मूल सृजक है उसको ये अधिकार मिल गया है, ट्रेडमार्क मिल गया इस चिन्ह का प्रयोग करने का या इस नाम का प्रयोग करने का। ठीक है, तो यह भी एक बौद्धिक संपदा ही आती है। इसके बाद देखो बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 10 जो है वो है समता अंश क्या होते हैं, जिसे इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं। समता अंश एक प्रकार के अंश होते हैं जिसे कंपनी जारी करके स्टॉक मार्केट में पूंजी प्राप्त करती है या वित्त प्राप्त करती है। समता अंशधारी जो होते हैं उनको क्या होता है, वो कंपनी के रियल स्वामी, वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं। और इसका अभिप्राय उन अंशों से भी होता है जिसको कि वार्षिक लाभांश के भुगतान व समापन के समय पूंजी की वापसी में किसी तरह की पहल का अधिकार नहीं होता है। मतलब ये रियल स्वामी है, अतः सबसे ज्यादा जोखिम यही वहन करेंगे। और लाभांश वितरण में भी इनको कोई प्राथमिकता पहले नहीं मिलती है। लाभांश कंपनी इनको तभी देती है जब पर्याप्त लाभ होता है और पूर्वाधिकार अंश पत्रों या अंशधारियों के लाभांश देने के बाद इनको लाभांश प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये जो समता अंश होते हैं, जब कंपनी का समापन होता है तो सारे जितने लोन हैं उनको पेमेंट करने के बाद पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी की वापसी के बाद लास्ट में जो भी संपत्ति बचती है वो इनको प्राप्त होती है। जो भी पूंजी बचती है वो इनको प्राप्त होती है या इनकी पूंजी की वापसी सबसे लास्ट में होती है। अतः समता अंश एक बहुत ही महत्वपूर्ण दीर्घकालीन वित्त का स्रोत होते हैं कंपनी के लिए। और समता अंशधारी जो होते हैं विनियोजक होते हैं जो समता अंश खरीदते हैं और कंपनी के लाभों में हिस्सा लेते हैं। और वास्तविक स्वामी की तरह कंपनी में इनको वोटिंग राइट भी होता है। ये वोटिंग राइट का प्रयोग करके अब महत्वपूर्ण निर्णयों में भी भागीदार बनते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लास 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जाने, जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे जितने भी आप चीजें देखोगे पढ़ोगे विस्तार से व्यवसाय अध्ययन में, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगी, आधारित होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट की मीनिंग यदि क्लियर हो जाती है तो आने वाले चीज भी आपके लिए उतने ही आसान हो जाते हैं।